मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है विवेकानंद कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। तो मैं आपके सामने अनिल पोस्टर आपको बायोलॉजी क्लास लेके। तो जैसा कि आपको बताया, हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी कोशिका के बारे में, कोशिका के बारे में और बायोलॉजी के सामान्य परिचय के बारे में। तो आपको जैसे बताया कि अगली क्लास में कोशिका के भागों के बारे में यानी कि कोशिकांग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कोशिका के भाग, इसमें आपको सबसे पहला टॉपिक होता है, यदि हम बात करें यहाँ पर, तो आप एक शब्द सुनते हो, उसका नाम होता है कोशिका भित्ति, और इंग्लिश में नाम देते हैं इसको हम सेल वॉल। ठीक है भाई, सेल वॉल। और दूसरा नाम होता है इसका, एक नाम और चलता है जिसको आपने सुना हुआ है, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति जो है, सबसे पहले आपको कोशिका भित्ति के खोजकर्ता के बारे में याद रखना है। खोजकर्ता, तो खोजकर्ता आपको जैसा कि पता है, खोज किसने की थी इसकी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले कोशिका भित्ति को खोजा गया। और कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में आपको मुख्य अंतर याद रखना है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में मुख्य अंतर क्या होता है? तो यदि आपसे पूछा जाए कि कोई कोशिका है, एक कोशिका तो है अपने पास पादप कोशिका, और दूसरी है जंतु कोशिका। तो जो पादप कोशिका होगी, पादप कोशिका के अंदर मुख्य रूप से उपस्थित होती है अपनी सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति, जबकि कोशिका झिल्ली में पाई जाती है अपनी सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। तो यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर करने का मुख्य आधार क्या है, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर करने का मुख्य आधार होता है कोशिका भित्ति की उपस्थिति। क्योंकि कोशिका भित्ति जो है मुख्य रूप से केवल पाई जाती है पादप कोशिकाओं में, और कोशिका झिल्ली जो है जंतु कोशिका में भी उपस्थित हो सकती है और पादप कोशिकाओं में। तो ये तो हुआ अपने यहाँ पे क्लियर कि पादप कोशिकाओं में और जंतु कोशिकाओं में अंतर करने का मुख्य आधार क्या है? कोशिका भित्ति होती है। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति के निर्माण की, यानी कि इसका निर्माण किससे होता है, या निर्मित किससे होती है। तो कोशिका भित्ति जो है, तो कोशिका भित्ति जो है मुख्य रूप से बनी होती है सेल्यूलोज। ठीक है, तो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, और साथ में होता है पेक्टिन। ठीक है, तो सेल्यूलोज और पेक्टिन के द्वारा मुख्य रूप से निर्मित होती है अपनी कोशिका भित्ति। जबकि कोशिका झिल्ली का निर्माण, कोशिका झिल्ली का निर्माण, तो इसका निर्माण होता है मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड व प्रोटीन के द्वारा। ठीक है भाई, कोशिका भित्ति का निर्माण किससे हुआ है? सेल्यूलोज और पेक्टिन से, जबकि कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से। जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है, ये हमने कोशिका बनाई, तो इसका ये जो बाहरी भाग है, जो इसका बाहरी आवरण बना हुआ है, यही क्या होगी? कोशिका झिल्ली होगी या कोशिका भित्ति होगी। यदि पादप कोशिका है तो उसके अंदर क्या होगी? कोशिका भित्ति होगी, और जंतु कोशिका है तो उसके अंदर ये वाले पार्ट क्या होगा? कोशिका झिल्ली होगा, जो कि कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की, और कोशिका झिल्ली बनी होती है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। ठीक है भाई, ये तो हुआ अपना इनके निर्माण की बात। आगे यदि हम बात करें कोशिका झिल्ली के कार्य की या कोशिका भित्ति के कार्य की, तो दोनों का कार्य, अपना जो कार्य है कॉमन फॉर्म होता है, ये अपना कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करती है। ठीक है, तो कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करने का काम किसका है? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली का। ठीक है, और यदि हम बात करें इनकी कार्य की, पदार्थों के
परिवहन के प्रति, ठीक है, पदार्थों के परिवहन के प्रति कोशिका वृत्ति और कोशिका झिल्ली का कार्य कैसा होता है। तो पदार्थों के परिवहन के प्रति कोशिका वृत्ति जो है ये अपनी एक पारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो कोशिका वृत्ति जो है पदार्थों के परिवहन के लिए पारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करेगी, जबकि कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली जो है पदार्थों के परिवहन के लिए एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती है। तो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती है। तो आप कंफ्यूजन नहीं करना, यहाँ पे CW लिखा है ना मैंने, CW का नाम क्या है, सेल वॉल, ठीक है, और CM जो लिखा हुआ है ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है भाई। तो कोशिका वृत्ति जो है पारगम्य झिल्ली के रूप में, जबकि कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती है। अब आगे यहाँ पे आपको आगे याद रखना है कोशिका वृत्ति और कोशिका झिल्ली से संबंधित एक कोशिका झिल्ली जो है इसकी संरचना के लिए एक मॉडल दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली की संरचना को समझने के लिए अपना सबसे उपयुक्त मॉडल कौन सा है। तो कोशिका झिल्ली की संरचना को समझने के लिए अपना सबसे उपयुक्त मॉडल होता है तरल मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली की संरचना को समझने के लिए अपना सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉडल है वो कौन सा है, तरल मोज़ेक मॉडल। लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी है, तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया। तो तरल मोज़ेक मॉडल जो है ये दिया गया था वैज्ञानिक सिंगर व निकोलसन के द्वारा, ठीक है। तो तरल मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया, सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोशिका झिल्ली की संरचना को स्पष्ट करने के लिए तो जो अच्छी तरीके से इसकी संरचना को स्पष्ट करता है वो कौन सा है, तरल मोज़ेक मॉडल है। लेकिन इससे पहले दो मॉडल और दिए गए थे, उनको आपको केवल नाम याद रखना है। एक अपना मॉडल था जिसको हम कहते हैं सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल, ये भी कोशिका झिल्ली की संरचना से ही संबंधित है। और ये दिया था अपना वैज्ञानिक डेनली व डॉबसन ने, ठीक है, डेनली व डॉबसन ने। और इसके अतिरिक्त एक और अपना मॉडल दिया गया, प्रारूप दिया गया, जिसका नाम होता है इकाई झिल्ली प्रारूप, या आप इंग्लिश में इसको कह सकते हैं यूनिट सेल मॉडल, अपना यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है, जो कि दिया गया था वैज्ञानिक रॉबर्ट सन के द्वारा, ठीक है। रॉबर्ट सन ने दिया था। सबसे पहले जो मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए आया था वो कौन सा था, सैंडविच मॉडल था। दूसरा इकाई झिल्ली प्रारूप था। लेकिन ये दोनों मॉडल ही इसकी संरचना को क्लियर स्पष्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो अमान्य कर दिया गया। तो आगे जो मॉडल दिया गया वो कौन सा निकला, तरल मोज़ेक मॉडल, जिसे किसने दिया, सिंगर व निकोलसन ने। और ये मॉडल इसकी संरचना को अच्छे तरीके से अपना स्पष्ट कर पाता है, ठीक है भाई। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कोशिका वृत्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर करने का मुख्य आधार क्या होता है, अपना कोशिका वृत्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति, यानी कि पादप कोशिकाओं में कोशिका वृत्ति पाई जाती है और जंतु कोशिकाओं में कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती, ठीक है भाई। तो ये तो हुआ कोशिका वृत्ति और कोशिका झिल्ली। आगे एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है विशेष, कि जो अपन पढ़ते हैं कोशिका के भाग, अगर पूछा जाए कोशिका के मुख्य रूप से कितने भाग हैं, तो कोशिका के मुख्य रूप से भाग होते हैं दो। एक होता है इसका कोशिका वृत्ति और कोशिका झिल्ली वाला पार्ट होता है, जबकि दूसरा इसका पार्ट होता है जीवद्रव, ठीक है। और उसी जीवद्रव के अंदर कोशिका के सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी आदि। तो हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरा भाग जीवद्रव, और जीवद्रव को इंग्लिश में नाम दिया जाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म सब किसने दिया है, तो वैज्ञानिक पुरकिंजी, तो वैज्ञानिक पुरकिंजी के द्वारा दिया गया। अब यहाँ पे बात आती है, आपने एक शब्द सुना हुआ है और शब्द का नाम होता है कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म।
और एक और होता है अपना सब जिसका नाम होता है केंद्रक द्रव्य, और केंद्रक द्रव्य को इंग्लिश में कहा जाता है कैरियोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म कहा जाता है। तो आपके सामने तीन शब्द हैं यहाँ पर, एक जीव द्रव्य है, एक कोशिका द्रव्य है और तीसरा केंद्रक द्रव्य। अब तीनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, मान लीजिए ये कोई कोशिका है और ये हमने यहाँ पर बना दिया केंद्र, ठीक है, तो ये बना दिया हमने यहाँ पे केंद्र यानी कि न्यूक्लियस। और आपको आगे अपन जब केंद्र पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा, वहां पे केंद्रक जो एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिका में होता है, और केंद्रक में जो द्रव्य उपस्थित होगा उसे आप नाम दोगे केंद्रक द्रव्य, ठीक है। तो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य उपस्थित है उसका नाम क्या दिया? केंद्रक द्रव्य। और आप जानते हो केंद्रक के ऊपर झिल्ली है, तो ये क्या होगा? एक पैकिंग के अंदर हो गया। और इसके बाद केंद्रक के बाद कोशिका में उपस्थित संपूर्ण द्रव्य पदार्थ जो पाया जाता है उसे नाम दिया जाता है कोशिका द्रव्य, ठीक है। उसको क्या नाम दिया जाता है? कोशिका द्रव्य नाम दिया जाता है, ठीक है। तो केंद्रक में उपस्थित द्रव्य केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और केंद्रक के बाहर उपस्थित द्रव्य को क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य। और बात आती है कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं? तो जीव द्रव्य आप कह सकते हो केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य बराबर जीव द्रव्य, ठीक है। तो केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य बराबर जीव द्रव्य होता है। अब आगे ये जो अपना जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य होता है, होता क्या है कि जीव द्रव्य के अंदर सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। और कोशिका को प्राप्त करने के लिए पोषक पदार्थ भी इसी के अंदर यानी कि जीव द्रव्य के अंदर उपस्थित होंगे। और इसी से अपना जीव द्रव्य से ही क्या होता है? अपना कोशिका अपने लिए पोषण प्राप्त करती है। और एक चीज यहाँ पे याद रखना, जो जीव द्रव्य है, ठीक है, जीव द्रव्य को एक वैज्ञानिक थे हक्सले, ठीक है। तो हक्सले के द्वारा जीव द्रव्य को नाम दिया गया जिसे हम कहते हैं जीवन का भौतिक आधार, ठीक है। तो जीव द्रव्य ने हक्सले ने जीव द्रव्य को क्या नाम दिया? जीवन का भौतिक आधार नाम दिया, ठीक है भाई। तो यहाँ तक ये क्लियर है। तो आपको पता है कि जीव द्रव्य के अंदर ही क्या उपस्थित होते हैं? सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। आगे अपन बात करेंगे अपने कोशिकांगों के बारे में कि कौन कौन सी कोशिकांग इसके अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है भाई। तो आगे हम बात करते हैं कोशिकांगों के बारे में। तो पादप अपने कोशिका के अंदर कोशिकांग कौन कौन से होंगे? तो एक आप यहाँ पे याद रखना, हम कोशिकांग जो पढ़ेंगे वो अपना पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित कोशिकांग एक ही साथ पढ़ेंगे, ठीक है। वो आपके लिए मैं लास्ट में अंतर करवा दूंगा कि कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में उपस्थित होता है और कौन सा जंतु कोशिका में उपस्थित होता है और कौन सा दोनों में अनुपस्थित होता है। तो अपना सबसे इंपॉर्टेंट एक कोशिकांग है जिसको नाम दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है भाई। और माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्र कणिका भी कहते हैं, ठीक है भाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना यहाँ पे एक कोशिकांग है, बहुत इंपॉर्टेंट कोशिकांग होता है अपनी कोशिका का। हिंदी में इसका क्या है? सूत्र कणिका। यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय जाता है वैज्ञानिक अल्टमान व कॉलिकर, ठीक है। अल्टमान व कॉलिकर के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना, ये दोनों ऑप्शन आते हैं, आपको अल्टमान भी आता है कॉलिकर भी आता है, तो आपको विशेष जो अपना आंसर देना है दोनों के आने की कंडीशन में। तो अल्टमान ने जब इसको खोजा था, ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया की जो भुजा, तो इसने इसके लिए नाम दिया था बायोप्लास्ट। ठीक है, तो अल्टमान ने क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट नाम दिया। किसने दिया? अल्टमान ने। ठीक है, लेकिन अभी इसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण, यानी कि अल्टमान ने खोज के समय बायोप्लास्ट बोल दिया, तो बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो दिया गया वो दिया था वैज्ञानिक सी बेंडा। ठीक है, तो पूछा जाए आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण वैज्ञानिक सी बेंडा के द्वारा किया गया। थोड़ा सा और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम और दिया गया फाइला। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला नाम एक वैज्ञानिक थे फ्लेमिंग। ठीक है, तो अपना फाइला नाम फ्लेमिंग ने दिया। ठीक है, फाइला नाम फ्लेमिंग ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला नाम फ्लेमिंग ने दिया। ठीक है भाई, खोजकर्ता अल्टमान व कोलिगर, दोनों अगर ऑप्शन में आते हैं तो आप कौन सा देना? अल्टमान। अल्टमान ने खोज के समय नाम दिया बायोप्लास्ट को अपना माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जिसने किया वो वैज्ञानिक सी बेंडा, और माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला नाम किसके द्वारा दिया गया था? फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया। अब यहाँ पे आप यहाँ से आगे आपको थोड़ा सा अब इंपॉर्टेंट मैटर अपना चालू होगा। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है, एक विशेष बात याद रखना है, आप आगे जब हम अपना कोशिका पढ़ेंगे तो कोशिका में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्जी कायल है, अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। तो ये जो है सभी बहुत सारे कोशिकाएं हैं, तो इनके ऊपर क्या होता है? झिल्ली पाई जाती है। कोई कोशिकांग ऐसा होता है जिसके ऊपर एक झिल्ली होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होगी। कई ऐसे होते हैं जिनके ऊपर डबल झिल्ली होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। कई ऐसे होते हैं जिनके ऊपर झिल्ली होती भी नहीं है, मेम्ब्रेनलेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो याद रखना है ऐसी कोशिकाएं कौन कौन से हैं जिनके ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, तो कोशिका में उपस्थित, ठीक है भाई, कोशिका में उपस्थित दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका, तो कोशिका में उपस्थित दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है उनमें आपको सबसे पहला नाम याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जबकि इसके अलावा और कोशिकांग कौन सा है? तो इसके अलावा अपना एक और कोशिकांग होता है जिसका नाम होता है केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक के ऊपर भी दोहरी झिल्ली होती है, और इसके अतिरिक्त हरित लवक। ठीक है, हरित लवक, यह आपने नाम सुना होगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे ऐसे याद रखना, पर्णलित मत करते ना, क्लोरोफिल जो होता है उस पे नहीं होती है अपनी दोहरी झिल्ली, किस पे होती है? हरित लवक, क्योंकि हरित लवक के अंदर पाया जाता है पर्ण हरित। ठीक है, तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरित लवक। यदि हम बात करें कोशिका में उपस्थित झिल्ली विहीन कोशिकांगों के बारे में, कि कोशिका में ऐसे कौन कौन से कोशिकांग हैं जो कि कैसे होते हैं? झिल्ली विहीन होते हैं। ठीक है भाई, तो झिल्ली विहीन जो कोशिकांग हैं, तो अपने झिल्ली विहीन कोशिकांग कौन से होते हैं? तो एक तो होता है अपना राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री इसको कहा जाता है। एक होता है अपना कारक केंद्र। ठीक है, एक होता है अपना कारक केंद्र, सेंट्रोमियर। ठीक है, और एक होता है अपना केंद्रिका। ठीक है, क्या होती है? केंद्रिका होती है, जो किसके अंदर पाई जाती है? केंद्रक के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसमें कहते हैं इसको न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो झिल्ली कोशिकाएं कौन से हुए? राइबोसोम, कारक केंद्र और केंद्रिका। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपने देखा दोहरी झिल्ली कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरित लवक, झिल्ली विहीन कोशिकांग राइबोसोम, कारक केंद्र और केंद्रिका। और इसके अतिरिक्त जितने भी अपने कोशिकांग होते हैं, अधिकांश कोशिकांग जो है सभी पाए जाएंगे कैसी झिल्ली युक्त? एकल झिल्ली युक्त।
ठीक है भाई। तो कैसे होंगे, एकल झिल्ली युक्त होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन वाले कोशिकांग होते हैं। आगे हम यदि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आगे अध्ययन करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के आगे आपको याद रखना है इसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है, तो आपको मैं बता चुका हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है कैसा कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कुछ इस प्रकार अंडाकार भी पाई जाती है और ये इसमें अपनी माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ इस प्रकार संरचना होगी, ठीक है। तो इसको तो आप कह सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली, ठीक है। और ये होती है इसकी आंतरिक झिल्ली, ठीक है। तो बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, जैसे अभी आपको बताया था कि दोहरी झिल्ली वाली जो कोशिकांग है उनमें अपना कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, तो इसके ऊपर डबल झिल्ली हो गई, ये तो बाहरी झिल्ली हो गई और ये आंतरिक झिल्ली हो गई। अब यहाँ पे एक आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये जो वलय बने हुए हैं, ठीक है, वलय ये सभी ये किसमें आंतरिक झिल्ली इसमें रूपांतरित हुई है वलयों के अंदर। तो आंतरिक झिल्ली इन वलयों में जो रूपांतरित होती है तो इन वलयों को एक नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली वलयों में रूपांतरित होकर क्रिस्टी का निर्माण करती है, ठीक है। और ये जो क्रिस्टी होते हैं, क्रिस्टी, तो क्रिस्टी जो है वही आपको विशेष याद रखना है। यहाँ पे ये जो क्रिस्टी होती हैं, क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल उपस्थित होते हैं जिनको नाम दिया जाता है F1 कण, या एक और नाम दे देते हैं इनको ऑक्सीसोम भी कहा जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली रूपांतरित होकर किसका निर्माण करती है, क्रिस्टी का, और क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं, ठीक है भाई। और आगे आपको याद रखना है ये जो बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली है इसके जो बीच का जो स्थान है, बीच का जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान को नाम दिया जाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, ठीक है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। अब आगे इसकी संरचना कैसी होती है और क्या क्या होता है इसके अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ पाया जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर क्या होता है, द्रव्य पदार्थ भरा होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, पोषक पदार्थ आदि उपस्थित होते हैं और इस द्रव्य पदार्थ को हम कहते हैं, तो इसको नाम दिया जाता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको मैट्रिक्स कहा जाता है और इस मैट्रिक्स में अपना एक उपस्थित होगा क्या, डीएनए। इसमें क्या होता है, डीएनए भी पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाए आपको केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस भाग में डीएनए उपस्थित होता है, यहाँ पे आपको आंसर क्या देना है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर पूछ लिया जाए पादप कोशिकाओं में किसमें उपस्थित होता है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दें कि पादप कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए किस कोशिकांग में और पाया जाता है, तो वहां पे आपका आंसर क्या होगा, हरित लवक, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, हरित लवक में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो है ही, साथ में किसमें और होता है, हरित लवक में भी डीएनए उपस्थित होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार डीएनए, ठीक है, वृत्ताकार डीएनए होता है। और कोशिका के अंदर उपस्थित, मान लीजिए कोशिका के अंदर 100% जो डीएनए यानी टोटल जितना डीएनए है उसका 1% डीएनए किसमें है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो ये तो है डीएनए की उपस्थिति। और इसमें क्या होता है, कुछ झिल्ली विहीन कोशिकाएं, जैसे मैंने आपको झिल्ली विहीन कोशिकाओं में भी नाम लिखाया था, राइबोसोम, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम भी उपस्थित होते हैं। और राइबोसोम का अगर टाइप पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित राइबोसोम का टाइप कौन सा है, 70S,
तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले अपने राइबोसोम कौन से होंगे? 70S राइबोसोम होंगे। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे 70S क्या होता है, 80S होता है। तो ये आपको आगे जब राइबोसोम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर करा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको केवल याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला जो राइबोसोम है वो कौन सा होता है? 70S राइबोसोम होता है। तो आपको इतनी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना तो प्रत्येक व्यक्ति को याद होनी चाहिए, प्रत्येक जो अपना स्टूडेंट है उसकी संरचना को याद रखें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, एग्जाम में ज्यादातर चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के माइटोकॉन्ड्रिया से। रीट में पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था 8 लेवल 2 में माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है भाई, आगे अब आपने माइटोकॉन्ड्रिया के उपनाम सुने। माइटोकॉन्ड्रिया के उपनाम, एक आपने नाम सुना है तो आप छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हो, 6वीं 7वीं क्लास से, इसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। दूसरा इसके लिए एक नाम दिया गया है, इसको हम कहते हैं अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहा जाता है। तीसरा इसका उपनाम हो जाता है कोशिका का श्वसन स्थल। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। चौथा भी इसका नाम हो जाता है, इसका एक और नाम होता है, इससे एटीपी का उद्योग भी कहते हैं, इसे एटीपी का उद्योग भी कहते हैं। अब आपने ये नाम तो सुने हुए हैं, लेकिन आपको उनका कारण नहीं पता कि कोशिका का शक्ति गृह इसको क्यों कहा जाता है, इसको अर्धस्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं, कोशिका का श्वसन स्थल क्यों कहते हैं, एटीपी का उद्योग क्यों कहते हैं। तो भाई इन सभी के पीछे कारण है। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा काम होगा तभी इसका क्या है ये नाम दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है। तो आपको आज की क्लास में आपके लिए यही मैं ऑफ कर रहा हूँ, और आपको याद कल या जब आप वीडियो देखें तो आपको कमेंट में आंसर देना है कि इनका कारण क्या है, ये नाम देने का कारण क्या है। ठीक है, और बाकी का मैं कल आपको बताऊंगा ही। और मैंने आपको दूसरी क्लास में क्वेश्चन छोड़ा था, आपसे पूछा था कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का उपयोग क्या होता है, ऑक्सीजन का उपयोग क्या होता है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का उपयोग कमेंट में किसी ने दिया है, कमेंट नहीं आया, आंसर नहीं दे पाए। तो याद रखना है ऑक्सीजन का जो उपयोग है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में होता है। और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, या ऐसे कह सकते हो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है शरीर में, जिसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है भाई, और ये जो है इनका आप आंसर देना। तो आज के लिए आपकी क्लास इतनी ही, इससे आगे आपको मैं कारण सहित सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य ये आपको कल अगली क्लास में हम बात करते हैं। ठीक है भाई, तो तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।